So hello students, I hope all of you well. So today I'm going to start a new chapter that is dual nature of matter and radiation. So मैं आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो क्या है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. ओके. सो मैंने पहले भी कहा था कि जो लाइट है लाइट हैज़ द डुअल प्रॉपर्टी. लाइट हैज़ डुअल प्रॉपर्टी. ओके. एक क्या प्रॉपर्टी है? एक प्रॉपर्टी है वेव प्रॉपर्टी और एक क्या है पार्टिकल प्रॉपर्टी. ठीक है. लाइट दो प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है. बाय यूजिंग वेव प्रॉपर्टी we can explain different phenomena like interference, diffraction, polarization, or by using particle nature we can explain some different phenomena like photoelectric effect, Compton effect, and other some effect also. Okay. So okay, introduction. So as I told that by using phenomena of the nature of the wave nature of the light, we can explain interference, dispersion, polarization. ठीक है. हम लोग wave nature use करके हम लोग क्या explain कर सकते हैं? Interference, diffraction, polarization, etc. और particle nature use करके क्या हम लोग explain कर सकते हैं? Photoelectric effect, Compton effect, pair production, etc. ठीक है. और जो मैंने एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन, ये जो फिनोमेना है हम लोग किसी ये जो फिनोमेना है हमको किसी एक प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन यूज द पार्टिकल प्रॉपर्टी और यू कैन यूज द वेव प्रॉपर्टी. ओके. मैंने रे ऑप्टिक्स यूज करके भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया था और वेव ऑप्टिक्स यूज करके भी हम लोग ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर सकते हैं. Okay. So so that's why we can say that light has a dual nature, that is one is particle nature and one is wave nature. So it is called dual nature of matter and radiation. Okay. Now come to the electron emission. Electron emission क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन एक मेटल सरफेस से इजेक्ट होते हैं. ठीक है. इसको क्या कहते हैं हम लोग को? इलेक्ट्रॉन एमिशन. ठीक है. नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वी कैनॉट इजेक्ट ए मेटल कैन मतलब नॉर्मली एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज इलेक्ट्रॉन के अंदर में प्रोटॉन भी रहते हैं. जब इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलना चाहते हैं तो प्रोटॉन फिर से क्या करते हैं? उसको अट्रैक्ट करके खुद के पास लेके आते हैं. ठीक है. सो फॉर ejection of electron we have to apply some energy. We have to apply some energy to overcome the attraction force between the proton and electron. ठीक है. तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए क्या पड़ेगा? हम लोग को सम एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. तो उसको क्या कहते हैं हम लोग को? वर्क फंक्शन. सो वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप from the metal surface is called work function. So एक मिनिमम एनर्जी, जितना एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को एक मेटल से इजेक्ट होने में, ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन. ओके. वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. सो वर्क फंक्शन ऑफ प्योर मेटल कितना वेरी कितना करता है? रफली वी कैन से दैट फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके. So this is about the electron emission. Now method of electron emission. We can use different method to eject the electron from a metal surface. First is what? Thermionic emission. ठीक है. थर्मियोनिक इमिशन मतलब क्या है? हम लोग मेटल को एक सफिशिएंट हीट में सफिशिएंट टेम्परेचर देते हैं जिससे हम लोग को हीट प्रोडक्शन होता है. ठीक है. जो हीट प्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है? अबाउट ऑलमोस्ट 2500 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्या होता है उसमें से मेटल को हाईली टेम्परेचर होता है, हाईली एक्साइटेड होता है, तो मेटल क्या होता है? मेटल सरफेस से बाहर निकल के आते हैं. ठीक है. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उस किसका ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही कम इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर करेगा. ठीक है. तो इसको क्या कहते हैं हम लोगों को? एक साथ क्या कहता है? इलेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा बाय
applying the temperature, that electron is called thermal electrons. नेक्स्ट आएगा फील्ड एमिशन. यहाँ पे क्या होता है फील्ड एमिशन में, हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इन मेटल सरफेस. ओके, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. तो क्या होता है, इन दिस मेथड ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड that is a high positive voltage is applied at a metal surface which pull the free electron out of the metal because of the positive charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो हम लोग जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल सरफेस एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस. ठीक है. सो जितना मतलब स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा. ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा बाय प्रोसेस ऑफ फील्ड एमिशन, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फील्ड इलेक्ट्रॉन. दैट इज कॉल्ड फील्ड इलेक्ट्रॉन. तुम लोग को नेक्स्ट आ जाएगा, क्या आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ठीक है. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब क्या है, तुम लोग एक अगर मेटल सरफेस में एक सुइटेबल इंटेंसिटी का अगर लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, मेटल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है. ठीक है. उसका इंटेंसिटी सुइटेबल इंटेंसिटी होना पड़ेगा. अगर वो लाइट को तुम लोग ने एक मेटल सरफेस में इंसिडेंट कराया तो दैट मेटल विल एमिट सम इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन है, इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था. दैट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फेमस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, सो दिस इज अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन. ठीक है. जितना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होगा. ठीक है. इसको क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट आ जाएगा तुम लोग का सेकेंडरी एमिशन. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाई एनर्जी वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को हिट करेगा. क्या होगा, हाई एनर्जी का एक primary electron will strike the metal surface, then that energy electron will give some energy to the metal surface. After that the secondary electron will eject. ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन जाके मेटल सरफेस में इजेक्ट करेगा, तो इसके लिए हम लोगों को सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा. ठीक है. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ different what I say by electron emission. Okay, methods of electron emission. Okay, so next आ जाएगा तुम लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको एक्चुअली एक फिनोमेनन क्या है, द फिनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेनली मेटल सरफेसेस एक्सपोज टू लाइट एनर्जी. दैट इज एक्सरे हो सकता है, गामा रे हो सकता है, यूवी रे हो सकता है, डिफरेंट रे हो सकता है, ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. जब एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट एक मेटल सरफेस में एक्सपोज होता है, देन दैट मेटल सरफेस विल इजेक्ट सम इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको फर्स्ट डिस्कवर किया था हेनरिक हर्ट्ज ने. ठीक है, याद रखना, हेनरिक हर्ट्ज इन 1887. ओके, इसको फर्स्ट कौन डिस्कवर किया था, हेनरिक हर्ट्ज इन 1887. यहाँ पे देख रहे हो ये लाइट रे गिर रहा है आफ्टर इन मेटल सरफेस, आफ्टर इंसिडेंट ऑन दिस मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन विल एमिट. ओके, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट आ जाएगा तुम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा, क्या इसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज, बट इसको टोटली एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने. इसको टोटली एक्सप्लेन किसने किया, आइंस्टाइन ने. बिकॉज ऑफ व्हिच दिस फेमस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय दिस इफेक्ट आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसको क्या कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रॉन. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा द करंट कॉन्स्टिट्यूट बाय फोटोइलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक करंट. जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा अगर मूव किया तो करंट प्रोड्यूस होगा, दैट करंट इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक करंट. Okay, next आएगा the minimum frequency of light which can be which can eject photoelectron from metal surface is called threshold frequency. अभी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा लाइट को,
लाइट का, हाँ, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी में वो मेटल सरफेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट, सॉरी, ये यू कैन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा फ्रॉम मेटल सरफेस, दैट frequency is known as the threshold frequency of the metal, of that metal. ठीक है, threshold frequency we can denote it as mu naught, mu nu naught, nu naught, okay, not mu, nu naught of that metal. नेक्स्ट आएगा जो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा जिससे हम लोग को फोटोइलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्योंकि ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, सो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन द वर्क फंक्शन, हम लोग को वर्क फंक्शन मिला था, वर्क फंक्शन क्या था कि द मिनिमम एनर्जी, जो एनर्जी है हम लोग को मेटल सरफेस में देने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सो रिलेशन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, और यू कैन से एच म्यू मतलब क्या है, सी बाय लेमडा हम लोग को पता है, न्यू मतलब क्या, यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या था, न्यू इक्वल्स टू sorry, c equals to nu into lambda, so nu equals to c by lambda, okay, so it will be sc by lambda maximum. Lambda maximum is what, it is the maximum and wavelength, it's the maximum wavelength in which the electron can emit, eject electron, okay, so it will be sc by lambda. What is sc, what is h, h is the Planck constant, h is what, Planck constant, okay. Now we have to explain the photoelectric effect okay, experimentally. So this is what, this is the experimental arrangement. This is a cathode tube, you can say. Here it is a metal surface, it is a c is the metallic cathode, c is the metallic cathode, okay, it is a quartz, w is the quartz and a is the metallic anode. जब लाइट आके यहाँ पे गिरेगा, then this metal surface will eject some electron, eject some electron. ये किस तरफ लगा हुआ है देखो, a क्या है, एनोड है, positively charged, so it will be, the electron will move towards the positively charged, यहाँ से eject होगा तो a इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, इस तरफ मूव करेगा, okay, then we'll get some current, we'll get some current. Now here you can see when the light of suitable frequency falls on the metallic cathode यहाँ पे metallic cathode, the photoelectron are emitted, this is the photoelectron, these photoelectron are attracted towards the positive anode, this is a positive anode तो इस तरफ attract करेगा, and the hence photoelectric current constituted. अगर यहाँ इस तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, देन क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ओके, करंट विल प्रोड्यूस। क्वार्ट्ज विंडो मतलब क्या है, एक फिल्टर है, फिल्टर है पकड़ लो, ये एक फिल्टर मतलब सम रे को मतलब फिल्टर करते हैं, इसको क्वार्ट्ज विंडो कहते हैं, ठीक है। सो देखो अभी आफ्टर आफ्टर experimentally after the experiment we'll get some results, okay, some effect. So first we have to discuss, we'll discuss about the effect of intensity of incident light on photoelectric current. So for a fixed frequency the photoelectric current increases linearly with the increasing intensity of इंसिडेंट लाइट। अगर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी हुआ एक, ठीक है, फिक्स फ्रीक्वेंसी, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट कैसा इंक्रीज होगा, लीनियरली, मतलब तुम इंटेंसिटी बढ़ाते रहो लाइट का, फोटोइलेक्ट्रिक करंट उतना इंक्रीज होते रहेगा लीनियरली। मतलब एक हम लोग का अगर ग्राफ ड्रॉ किया, ये इंटेंसिटी इन ल्यूमिनस में है, यूनिट ल्यूमिनस है, ये आई माइक्रो एम्पियर, ओके, माइक्रो एम्पियर, द ग्राफ विल बी लाइक स्ट्रेट लाइन, मतलब जितना तुम ज्यादा इंटेंसिटी होगा लाइट का उतना ही ज्यादा हम लोगों को करंट मिलेगा, उतना ही ज्यादा हम लोगों को करंट प्रोड्यूस होगा, फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट आएगा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, फॉर ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड। अच्छा ठीक है, अगर एक फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी हम लोग एक फिक्स रखा, देन फोटोइलेक्ट्रिक करंट कैसा इंक्रीज होगा, विद द इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल, विद द इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल, विद द इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड। जितना हम लोग ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग को फोटो करंट इंक्रीज होगा। बट
एक सर्टेन अमाउंट की वो इंक्रीज होगा, आफ्टर दैट इट विल नॉट इंक्रीज। क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट में जाके वो इंक्रीज होना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। दैट पॉइंट इज नोन एज द सैचुरेशन करंट। उस पॉइंट में जो करंट होगा, दैट करंट इज नोन एज द सैचुरेशन करंट, ठीक है। अभी वाइस वर्सली अगर हम लोग पोटेंशियल को हम लोग डिक्रीज करते रहा, डिक्रीज करते करते क्या होगा, करंट करंट डिक्रीज होते रहेगा। बट जब हम लोग करंट को पोटेंशियल को जीरो कर देगा, देन करंट विल नॉट जीरो। करंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। फिर से हम लोग को नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव के बाद हम लोग को क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल। या हियर यू कैन सी, पहले पोटेंशियल इंक्रीज किया तो एक पॉइंट है कि करंट इंक्रीज होगा, आफ्टर दैट करंट विल नॉट इंक्रीज। सो दिस टू पॉइंट इज द सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है। सो फिर से हम लोग अगर डिक्रीज करते रहा पोटेंशियल को, सो इस पॉइंट में देखो जीरो नहीं हुआ, करंट करंट जीरो हुआ नहीं हुआ। बट हम लोग इस तरफ क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल में तब क्या होगा, उसको में उसमें जो करंट है इट विल बी जीरो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, काट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये जो पॉइंट है वी नॉट, दिस कॉल काट ऑफ पोटेंशियल एंड और स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी देखो ये L1 L2 क्या है, मतलब इसका इंटेंसिटी है, लाइट का इंटेंसिटी। L1 मतलब ल्यूमिनस में हम लोग एक्चुअली इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, ल्यूमिनस। सो L1 L2, अच्छा L1 इज ग्रेटर देन L2, ओके ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आएगा कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। So, for a fixed intensity of incident light, the photoelectric current does not depend on the frequency of incident light. अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी अगर फिक्स्ड है, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज द फोटोइलेक्ट्रिक करंट सिंपली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड एंड इट इन टर्न ऑन द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट एंड नॉट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसका ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी के ऊपर। सो अगर हम लोग का इंटेंसिटी फिक्स रहा, देन करंट विल नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या आएगा तुम लोगों का, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट लाइट और ऑन स्पेसिफिक पोटेंशियल। अच्छा यहाँ पे देखो, for fixed intensity of incident light, the photoelectric current increases and is saturated with increase in positive potential applied to the anode। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग इंटेंसिटी अगर फिक्स रखा तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा एंड with some point of time it will saturated in one point। so this is the saturation current, ठीक है। इंटेंसिटी सेम है, यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट में सेचुरेशन होगा, ठीक है। बट however the saturation current is same for different frequency, ठीक है। ये देखो इसका दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, बट सेचुरेशन पॉइंट क्या है, सेम है, करंट सेम है। यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट का करंट जो है ये सेम है। when the potential is decreased and taken below zero, जब पोटेंशियल डिक्रीज करते रहेंगे और हम लोग जीरो से कमते रहेंगे, देन फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एक पॉइंट में जीरो हो जाएगा और दोनों का पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसका स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ओके। These are the effect of frequency on incident light on stopping potential, okay, is frequency of incident light on stopping potential, ठीक है। सो नेक्स्ट आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मैंने पहले ही कहा था कि जिस फ्रीक्वेंसी में फोटो मेटल जस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट pass through the origin, it shows that there is a minimum value of frequency called threshold frequency below which photoelectric emission not possible। तो ग्राफ स्ट्रेट नहीं हुआ क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बाद हम लोग को इलेक्ट्रिक रिजेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, एक रिजेक्ट करेगा, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी हम लोग अगर अटेन नहीं किया, देन द फोटो मेटल कैनॉट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल एमिटिंग फोटोइलेक्ट्रिक, ये डिफरेंट मेटल का डिफरेंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दिस आर द सम result from the photoelectric effect, okay। Now law of photoelectric emission, first for a given substance there is a minimum value of frequency of incident light called threshold frequency below which no photoelectric emission is possible, how so for the intensity of incident light may be, ठीक है।
सो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होने पड़ेगा इंसिडेंट लाइट का, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे अगर कम हुआ फ्रीक्वेंसी, देन द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, जितना भी तुम इंटेंसिटी दे दो लाइट का, ठीक है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही तुमको इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, कितना नंबर फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में एमिट हुआ, वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा, इंसिडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना पड़ेगा। आफ्टर डेट अगर एक बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ज्यादा हो गया इंसिडेंट लाइट का, देन द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या आएगा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, रिजेक्ट करेगा, मतलब क्या होगा, उसका एक मोशन होगा, मोशन से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल किसका ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है उसका ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का है, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, जितना भी इंटेंसिटी दो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगा, बट इट विल डिपेंड अपॉन द व्हाट, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। ये जो एमिशन होगा फोटो इलेक्ट्रिसिटी का, ये एमिशन होगा कब तक होगा, एज सुन एज द फोटोन ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सब्सटेंस। जब तक एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन मेटल सरफेस में इंसिडेंट होगा, तब तक ही ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये इंस्टेंटेनियस होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब। नेक्स्ट क्या आएगा, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज 1:1। ओके, 1:1 मतलब क्या है कि हर फ्रीक्वेंसी के लिए एवरी फोटोन ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी 1 इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। हर फोटोन के लिए एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा 1:1 मतलब। ठीक है, सो अभी फोटोन क्या है उसको बारे में जानना है। मैंने एक तो बहुत बार फोटोन किया, अभी फोटोन, व्हाट इज फोटोन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। मतलब लाइट को हम लोग जो पार्टिकल नेचर में कहते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोन बोल के कहते हैं। ठीक है, ये पैकेट ऑफ बंडल। सो हम लोग एक्चुअली आइंस्टाइन ने इन क्वांटम थ्योरी क्या एज्यूम किया था कि लाइट जो है इट इज ए बंडल ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का पैकेट है। ठीक है, उस पैकेट को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज फोटोन, इट इज कॉल्ड एज फोटोन। नाउ एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, एच न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, एच न्यू। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द frequency. So we know mu equals to c by lambda, so it will be h nu by lambda. Next क्या आएगा, where is h is the Planck's constant, nu is the frequency of the radiation of photon and c is the speed of light. ठीक है, and lambda is the wavelength. Next क्या आएगा, properties of photon। देखो पहले क्या है, ये photon travels at a speed of light obviously, क्योंकि photon क्या है, a packet of energy or you can say a light is photon in quantum, a packet of energy। ठीक है, सो इट विल वेलोसिटी भी सेम होगा लाइट की तरफ, जैसे इन वैक्यूम कितना है लाइट का वेलोसिटी इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्या होगा, इट हैज जीरो रेस मास, मतलब इसका कोई जीरो रेस मास नहीं है। ठीक है, इट विल, इट कैनॉट बी एट रेस्ट, फोटोन कभी रेस्ट नहीं, रेस्ट में नहीं है, नहीं रहता, इट इज ऑलवेज मूविंग, इट इज ऑलवेज मूविंग इन मोशन। नेक्स्ट क्या आएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। काइनेटिक एनर्जी मतलब आइंस्टाइन का एक फेमस इक्वेशन है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, काइनेटिक सॉरी नॉट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मास, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। सो फ्रॉम दैट इक्वेशन यू कैन से m इक्वल्स टू E by c स्क्वायर, E by c स्क्वायर। अगेन E हम लोग को क्या है पता है, E इक्वल्स टू h न्यू, h न्यू अगर पुट कर दिया, सो अगेन न्यू इक्वल्स टू h c by lambda। ठीक है, सो एच सी बाय लैम्डा पुट करने से एक सी कैंसिल होगा, तो इट विल बी एच बाय सी लैम्डा, एच बाय सी लैम्डा। तो काइनेटिक मास ऑफ द फोटोन इज एच बाय सी लैम्डा। नेक्स्ट आएगा मोमेंटम, मोमेंटम कितना होगा, p इक्वल्स टू ई बाय सी, देन वी कैन फाइंड इट मोमेंटम एज ए एच बाय लैम्डा, एच बाय लैम्डा।
फोटोन ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जो फोटोन है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या होगा, एनर्जी ऑफ ए फोटोन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, so that energy of photon does not change when the photon travels from one medium to the another। तो फोटोन का जो एनर्जी है, इसका इक्वेशन क्या था, E इक्वल टू एच म्यू। सो एनर्जी किसका ऊपर डिपेंड करेगा, न्यू का ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि एच इज कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, सो इट विल बी डिपेंड अपॉन द न्यू। सो एनर्जी ऑफ फोटोन किसका ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ओके, सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। नाउ कम टू द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आइंस्टाइन ने क्या कहा था, सेम व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू falls on a metal surface, the energy of the photon is absorbed by the electron and is used in two ways। ठीक है, जब एक फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू किसी मेटल सरफेस में इंसिडेंट होगा, देन वो जो फोटोन एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या करेगा, मेटल एब्जॉर्ब करेगा। कितना वे में करेगा, टू वेज। सो पहले क्या है, सम ऑफ द एनर्जी क्या करेगा, इट इज ओवरकम द सरफेस बैरियर। जो मेटल का जो सरफेस बैरियर है, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसको ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी यूज होगा। दैट एनर्जी हम लोग को पता है, पहले ही पढ़ा, हम लोग डिस्कस किया था, दिस वर्क फंक्शन। ओके, और एक अमाउंट क्या करेगा, जो रिमेनिंग पार्ट क्या करेगा, जो इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको वेलोसिटी देगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा आफ्टर गिविंग द एनर्जी, ठीक है, उसको क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कितना मैक्सिमम होगा, दैट इज वी कैन टेक एन एस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी नो अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होगा, टोटल फोटोन कितना दिया था हम लोग, एनर्जी कितना दिया था, एच न्यू। तो ये कितना पार्ट में कन्वर्ट किया, टू पार्ट। सो एच न्यू पहले क्या है, दिस वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस हाफ ऑफ एम v maximum square। So it will be half mv maximum square h nu minus h nu naught। So after that we will get half v maximum square h mu minus nu naught। What is nu? Nu क्या है, nu is the frequency of the light and nu naught क्या है, threshold frequency, threshold frequency। So this is the Einstein equation, Einstein equation for photoelectric effect। ये देखो, ये मैंने दिखाया, फोटोन, ये फोटोन गिर रहा है, सो ये वर्क फंक्शन है, एंड इसनु दो भाग में भाग करेगा, एक क्या में, वर्क फंक्शन में, और एक क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो अभी देखो वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, बेस्ड ऑन आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया था उससे हम लोग वेरीफाई करेंगे, जो हम लोग लॉ मिला था पहले। ठीक है, लॉस जो मिला था फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन का। देखो, तो इफ म्यू, this mu, okay, mu is greater than mu naught, then half mv square is negative, which is not possible। ठीक है, सो अगर म्यू म्यू नॉट से स्मॉल हुआ, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ फ्रीक्वेंसी, तब क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन इट विल बी नेगेटिव, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन कब टेक्स प्लेस, व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या होना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रूव हो गया। देखो फर्स्ट प्रूव हो गया, लेकिन फर्स्ट जो हम लोग लॉ पढ़ा था प्रूव हो गया, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो किसके ज्यादा होना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, since one photon emit one electron, so the number of photoelectron emit per second is directly proportional to the intensity of incident light। obviously एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, सो वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट पर सेकंड किसका ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा लाइट इंसिडेंट होगा, इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा लाइट का, उतना ज्यादा नंबर ऑफ लाइट होगा, फोटोन होगा, तो उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये सेकंड लॉ प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्या है, इट इज क्लियर दैट हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू द एज एंड प्रोपोर्शनल टू द म्यू एज एच एंड म्यू नॉट आर कांस्टेंट। सो हाफ एम स्क्वायर किसका ऊपर प्रोपोर्शनल है, न्यू का ऊपर। ठीक है,
क्योंकि एच और न्यू नॉट कांस्टेंट ऑलरेडी पता है। सो काइनेटिक एनर्जी किसका ऊपर डिपेंड करेगा? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट क्या आएगा? photoelectric emission is due to the collision between the photon and electron. As such, there cannot be any significant time lag between the incident of photon and emission photoelectron. That is forces is instantaneous. ठीक है। photoelectric emission किस लिए होता है? Because the collision between the photon and electron. हम लोग जो photon देंगे और इलेक्ट्रॉन का बीच जो collision होगा उससे photoelectric इलेक्ट्रॉन emit होता है। So ये जो प्रोसेस है ये क्या होगा? ये इंस्टेंटेनियस होगा, मतलब कोलिशन होते रहेगा, जब तक लाइट आते रहेगा तब कोलिशन होते रहेगा, तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन मिलते रहेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, ओके। इट इज फाउंड एट द डिले ओनली 10⁻⁻8 सेकंड, बहुत ही कम डिले है, 10⁻⁻8 मतलब वेरी स्मॉल टाइम। ओके, ठीक है। सो ये हो गया तुम लोगों का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये क्या है? आइंस्टाइन का वेरिफिकेशन। आइंस्टाइन ने जो फोटोइलेक्ट्रिक एक्सप्लेन किया था बाय यूजिंग द पार्टिकल नेचर, सो उसको हम लोग यहाँ से वेरीफाई किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आएगा डुअल नेचर ऑफ नेचर एंड रेडिएशन, रेडिएशन एंड मैटर। अच्छा, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन द, ऑब्वियसली बोला वेव थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन करता है? फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, सो क्वांटम थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? मतलब पार्टिकल नेचर, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे इफेक्ट, अदर। सो ये दोनों से क्या पता चलता है हम लोगों को? क्योंकि रेडिएशन क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। बट बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations we can explain the photoelectric effect, Compton effect. So both two property of light can explain the radiation, different phenomena, radiation phenomena. So that's why radiation have a dual nature, radiation का भी dual nature है, that is wave and particle nature. इसको क्या कहते हैं? dual nature of radiation and matter. Now ठीक है, एक साइंटिस्ट था लुइस डी ब्रुगली, उसने क्या कहा था कि जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितना भी पार्टिकल है, सब पार्टिकल का क्या है? दो प्रॉपर्टी है, दो नेचर है। एक क्या है? पार्टिकल नेचर, और एक क्या है? वेव नेचर। एक क्या है? पार्टिकल नेचर, और एक क्या है? वेव नेचर। दोनों मतलब दोनों प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, उसको क्या क्या कहते हैं? डुअल नेचर। ठीक है, सो डी ब्रुगली वेवलेंथ, सो डी ब्रुगली ने एक वेवलेंथ निकाला था। ठीक है, सो according to de Broglie, a moving material particle can be associated with wave, that is wave can guide the motion particle. So de Broglie ने क्या कहा था कि जो मूविंग मटेरियल है उसका एक खुद का एक वेव रहेगा। ठीक है, वही भी उसको गाइड करेगा मोशन का पार्टिकल के लिए। ठीक है, मतलब हर पार्टिकल का एक वेव रहता है। ठीक है, the wave associated with the moving material particle are known as the de Broglie wave. जो वेव रहेगा मटेरियल पार्टिकल का, जो एसोसिएटेड वेव रहेगा, उसको क्या कहते हैं? डी ब्रुगली वेव्स और मेटर वेव्स। ठीक है, ओके। नाउ द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल पार्टिकल आर नोन एज डी ब्रुगली वेव्स और मेटर वेव्स। ओके, ऑलरेडी मैंने कहा ये। ठीक है, सो ऐसे हमने एक डायग्राम दिया कि वही वेव है, ये मीटर सपोज पकड़ लो, एक वेव है, इसका भी वेव रहेगा। सो एक्सप्रेशन फाइंड करना है। एक्सप्रेशन क्या होगा? we know according to quantum theory energy of photon क्या था? E equals to h nu, E equals to क्या था? h nu। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? h nu by lambda। so according to Einstein theory में क्या था? एनर्जी क्या था? E equals to mc square, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन। E equals to mc square, m is the mass, c is the velocity of light. So from from these two we can say lambda equals to h by mc, lambda equals to h by mc। व्हाट इज mc? मास इनटू वेलोसिटी, मतलब क्या है? मोमेंटम है कि नहीं? सो हम लोग क्या लिखा? लैम्डा इक्वल्स टू h by p, लैम्डा इक्वल्स टू h by p। ओके, व्हाट इज p इज द, mc इज द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। mc क्या है? फोटोन का मोमेंटम है। ठीक है, so, अगर फोटोन की जगह किसी दूसरा पार्टिकल हो, ठीक है, उसका मास m हो, अगर मूविंग हो रहा है, वेलोसिटी v हो, देन क्या होगा? लैम्डा इक्वल्स टू h by mv, लैम्डा इक्वल्स टू h by mv। ठीक है,
इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, it is the expression for de Broglie wavelength. It is the expression for de Broglie wavelength. Okay, so conclusion क्या मिला de Broglie wavelength से कि de Broglie wavelength is inversely proportional to the velocity of the particle. Yes, okay, from this theory ये क्या है, wavelength है v, so these two are constant, so lambda is inversely proportional to the v. ठीक है, so de Broglie wavelength is inversely proportional to the velocity of the particle. ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, इफ द पार्टिकल इज रेज द वेवलेंथ इज इनफाइनाइट, ऑब्वियसली अगर पार्टिकल रेस रहा तो लेमडा एच बाई एम भी वी इक्वल्स टू जीरो होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी. नेक्स्ट क्या आएगा, de Broglie wavelength is inversely proportional to the mass of the particle, ऑब्वियसली एच बाई एम भी मतलब मास का ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करेगा, मास नीचे है. ठीक है, ओके, so wavelength associated with the heavier particle is smaller. so heavier particle के लिए wavelength क्या होगा, small होगा. इस बार एक क्वेश्चन आया था, इस बार हाई सेकेंडरी के फाइनल में, तो heavier particle है de Broglie का wavelength क्या होगा, small होगा. ओके, सो de Broglie wavelength is independent of the charge of the particle. so ये जो wavelength है ये चार्ज का ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज. ठीक है, मेटा waves like electromagnetic waves can travel in vacuum, hence they are not mechanical waves. Okay, so this is about the de Broglie wavelength and dual nature of matter and radiation. So this is your one unit is finished. I have finished in one unit in one lecture. So I hope all of you go through my lecture and you can understand the this unit. So if you have any doubt, you can ask me. I found that you all of the students just skip the video. Okay, skip the video, so it will be very much problematic for you. Okay, if you're not watching the video then it will be problematic for you. Okay, मैंने बार बार कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, मैं हर टाइम कहता हूँ वीडियो को स्किप मत करना. ठीक है, थोड़ा से भी देखना क्योंकि यही तुम लोगों का क्लास हो रहा है. ओके, सो all of you watch the lecture and if you have any doubt then you can ask me. Okay, so for today, thank you.